बंधन भाग 12। शांतनु अपने परामर्श कक्ष में बैठे सूचनाएं सुन रहे थे। एक के बाद एक आ रहा था एक के बाद एक चर आ रहा था और विभिन्न क्षेत्रों के समाचार उन्हें दे रहा था। शांतनु मानो राजा की दिनचर्या मात्र पूरी कर रहे थे। उन समाचारों में कुछ भी असाधारण नहीं था। कुछ समाचार पड़ोस के राज्यों के विषय में थे, कुछ अपनी प्रजा के विषय में, कुछ सेना और सेनापतियों के विषय में। अगला चर हाथ जोड़कर खड़ा था। वह कह कुछ भी नहीं रहा था। इस व्यतिक्रम से शांतनु का ध्यान भंग हुआ। क्या बात है? चर ने पुनः हाथ जोड़े। राजन, बड़े द्वंद्व में हूँ। कहने योग्य भी नहीं लगता, किंतु आपको सूचित किए बिना भी नहीं रहा जाता। कुछ क्षणों तक शांतनु सोचते रहे। ऐसी कौन सी बात है कि चर के मन में द्वंद्व है? कुछ भयभीत सा भी लग रहा है। कहो, वे बोले। अभय देता हूँ महाराज। चर बोला, राज परिवार के सदस्यों पर दृष्टि रखने के लिए हमारी नियुक्ति नहीं हुई है। मेरी इच्छा भी वह नहीं थी, फिर भी मेरी दृष्टि में एक बात आई है, आपको सूचित करना चाहता हूँ। चर फिर मौन हो गया और शांतनु फिर से सोचने लगे। अंततः शांतनु ही बोले, राज परिवार के किसी सदस्य ने कुछ अनुचित किया है क्या? मैं उसे अनुचित कर्म तो नहीं कहूंगा, किंतु उससे भविष्य में प्रजा के अनिष्ट की संभावना उत्पन्न होने का अवसर आ सकता है, इसलिए उसकी रोकथाम। शांतनु ने चर की पूरी बात नहीं सुनी। ऐसा कौन सा कर्म है जो अनुचित हो तो नहीं है, जो अनुचित तो नहीं है, किंतु भविष्य में उससे अनिष्ट की संभावना है? स्पष्ट कहो चर। वे बोले, मेरा आदेश है महाराज। राजकुमार भीष्म ने गंगा तट पर एक कुटीर का निर्माण करवाया है और वह अपना अधिकांश समय उसी में व्यतीत करते हैं। शांतनु के मन में आया कि कहें गंगा तट पर भीष्म ने एक कुटिया बनवा ली है तो क्या हुआ? यह सारी भूमि उसी की है, सारा कुरुराज्य उसका है। वह चाहे तो प्रासादों का नगर निर्माण करवा ले, किंतु दूसरे ही क्षण उनका ध्यान सत्यवती की ओर चला गया। क्या यह भी सत्यवती की ओर से उपालंब दे रहा है? क्या यह सत्यवती की ओर से भीष्म पर चित्रांगद की भूमि हड़पने का आरोप लगा रहा है? पर नहीं, इसे उसकी क्या आवश्यकता है? उसने कहा कि कर्म अनुचित नहीं है, किंतु भविष्य में प्रजा का अनिष्ट। क्या इसका संकेत भविष्य में संभावित भीष्म और चित्रांगद के संघर्ष की ओर है? पर नहीं, उसने कहा कि भीष्म अपना अधिकांश समय गंगा तट की कुटीर में व्यतीत करता है, तो क्या वह राजप्रासाद में नहीं रहता? भीष्म क्या करता है कुटीर में? सहसा उन्होंने पूछा। चिंतन, मनन, ध्यान। शांतनु के मस्तिष्क में विद्युत कौंध गई। गंगा तट की कुटिया में भीष्म चिंतन, मनन और ध्यान करता है। इस भय में क्या वह वानप्रस्थ की ओर बढ़ रहा है? लगा उनके मन ने जैसा कसा फटकारते हुए भीष्म को डांटा। क्या कर रहे हो वत्स? यह तुम्हारा वानप्रस्थ का भय नहीं है। तुम्हें कुटिया में नहीं, प्रासाद में रहना चाहिए। जीवन के भोगों से विमुख नहीं, उनमें प्रवृत्त होना चाहिए। और उनका अपना विवेक जैसे भीष्म का रूप धारण कर उनके सम्मुख खड़ा हो गया। तात, मैंने अपना ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण कर लिया है। गृहस्थ आश्रम आपको समर्पित कर दिया है। अब उसके आगे वानप्रस्थ ही तो है। अतीत तो कभी भी नहीं लौटता। वर्तमान के द्वार बंद हो जाए तो फिर भविष्य की ओर ही देखना पड़ता है। मैं भी आगे ही चल रहा हूँ पिताजी। उनकी कल्पना जैसे साक्षात हो गई। मैं कुछ अनुचित तो नहीं कर रहा तात। उसे अनुचित कैसे कह दे शांतनु। वह तो कुछ भी अनुचित नहीं कर रहा। जो सुनता है उसकी प्रशंसा करता है, उसे सराहता है। उसकी युवावस्था में ही लोग उसकी महानता बखानने लगे हैं। पर शांतनु अपने उस मन का क्या करे जो उन्हें बार बार धिक्कार रहा है कि गंगा को रुष्ट कर जिस देवव्रत को उन्होंने बचाया था, उसे पाल पोस कर इतना बड़ा कर उन्होंने अपने हाथों से उसी गंगा को समर्पित कर दिया है। गंगा तट पर रहकर वह जीवन मुक्त तो नहीं हुआ, पर वह गंगा का ही हो गया। ऐसे में वह शांतनु के काम का नहीं रहेगा। वे अपने चिंतन से उभरे। देखा सामने चर खड़ा था। बोले, तुम जाओ चर, और हाँ, शेष लोगों से कह दो अब कोई न आए। शेष चरों की बात फिर कभी सुनूंगा। इस समय मेरा मन स्वस्थ नहीं है। चर के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या मेरी सूचना से महाराज का मन अस्थिर हो गया है? शांतनु के मन में आया उसे डपट कर भगा दे, पर डपटने का कोई कारण हो तो। किसी प्रकार धैर्य रखकर बोले, अस्थिरता तो मेरे अपने मन में है चर। तुम्हारी सूचना ने तो उसे जगा दिया है। जाओ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा कोई अहित नहीं होगा। चर ने बड़ी शालीनता से हाथ जोड़कर सिर झुकाया। राजा के हित में सबका हित है और राजा के अहित में ही सबका हित है। देव। शांतनु चर को बाहर जाते देखते रहे। क्या कह गया ये वर?
क्या कह गया यह चर? भीष्म ने वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया तो भविष्य में अनिष्ट होगा, राजा का भी अहित होगा, प्रजा का भी। सिद्धांत रूप में शांतनु चर की बात से सहमत नहीं हो सकते। हो सकता है वह चर का भी सत्य न हो, मात्र उसका शिष्टाचार ही हो, राजा की चाटुकारिता ही हो, किंतु भीष्म के संदर्भ में वह सत्य ही बोल गया है। भीष्म का वानप्रस्थी हो जाना न शांतनु के लिए शुभ है न प्रजा के लिए, और उनका मन कहता है कि यह सत्यवती और उसके पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य के लिए भी शुभ नहीं है। शांतनु को लगा उनके हृदय में पुत्र शोक की विह्वलता है। आज उन्हें अनुभव हो रहा था कि मनुष्य का सहज मन प्रकृति ने कुछ ऐसा बनाया है कि त्रिकाल सत्य आदर्शों पर स्वयं चलने का तो वह साहस ही नहीं करता। अपने प्रियजनों को उन आदर्शों की ओर बढ़ते देखकर भी कोई प्रसन्न नहीं होता। राम राज्य को त्याग कर वनवास के लिए चले गए थे तो दशरथ उनके त्याग से प्रफुल्लित नहीं हुए थे, उन्होंने उसी शोक में प्राण दे दिए थे। शांतनु ने तो भीष्म के त्याग को बहुत सराहा था, किंतु उसका वानप्रस्थ ग्रहण करना शांतनु के मन में रह रह कर टीस उठ रही थी। शायद सत्यवती ने इसका अनुमान बहुत पहले कर लिया था, तभी तो उसने बहुत स्पष्ट और कठोर शब्द में कहा था कि उसे अपने पुत्रों के लिए भी भीष्म का सानिध्य और साहचर्य काम में नहीं है। उसका सहसा उनका मन चेता, उन्हें लगा वह समय से बहुत पहले ही शोक करने बैठ गए हैं। अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है। भीष्म जीवित है और स्वस्थ भी है। भीष्म जीवित है और स्वस्थ भी है। अभी उसने गंगा तट पर एक कुटिया मात्र बनाई है। अभी वह चिंतन मनन और ध्यान ही कर रहा है। यदि अभी वे प्रयत्न करें तो संभवतः भीष्म इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, आगे नहीं बढ़ेगा तो संसार में स्थिर तो कुछ भी नहीं है। भीष्म जहां खड़ा है वहीं खड़ा नहीं रहेगा, आगे भी नहीं बढ़ेगा तो क्या पीछे लौट जाएगा? क्या पीछे लौट आएगा? क्या संभव है पीछे लौटना? धनुष से छूटा हुआ बाण क्या वापस तोड़ीर में लौटा है कभी? और भीष्म के वापस लौटने का क्या अर्थ है? क्या शांतनु उससे कहे कि वह फिर से युवराज बन जाए और विवाह कर ले? यदि वह ऐसा कुछ कर दे तो सत्यवती मान जाएगी क्या? और स्वयं भीष्म? राजा को बहुत देर तक किम कर्तव्य विमोड़ बैठा देखकर वृद्ध मंत्री विष्णुदत्त ने चिंता प्रकट की। राजन का स्वास्थ्य तो ठीक है, शांतनु का उत्तर था, किंतु लगता है कि अब राजकाज संभाल रखने की स्थिरता मन में नहीं रही। ऐसा क्या हो गया राजन? सारथी को रथ लाने के लिए कहलवा दें। रथ में बैठकर भी शांतनु तय नहीं कर पाए कि वह कहाँ जाए। अपने प्रासाद में जाकर अपने अकेले कक्ष में औंधे मुंह पड़े रहे, या भीष्म के पास जाकर उसे समझा बुझाकर लौटा लाने का प्रयत्न करे, या सत्यवती के पास जाकर अनुरोध करे कि वह अपने पिता की ओर से भीष्म को उसके वचनों से मुक्त कर दें। सारथी ने रथ हाँक अवश्य दिया था, किंतु उसका असमंजस स्पष्ट था। राजा ने उसे कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया था, और राजा की यह विचलित मनस्थिति देखकर कुछ पूछने का उसका साहस भी नहीं हो रहा था। राजा की यह भंगिमा उसके लिए नई नहीं थी। राजा में रजस तत्व कुछ अधिक ही था। उनके आवेश का आरोह अवरोह बहुत उग्र और स्पष्ट होता था। जब पहली बार यमुना तट पर सत्यवती को देखकर दासराज से याचना कर राजा निराश हुए थे, तब भी उनकी स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई थी, शायद इससे भी कहीं हीनतर। महाराज विश्राम करेंगे? अंततः सारथी ने पूछा। हाँ शांतनु पूर्णतः अन्य मनस्क थे। किस प्रासाद में ले चलूं? शांतनु जैसे निद्रा से जागे। महारानी सत्यवती के प्रासाद में। महाराज आज कुछ असमय पधारे हैं। सत्यवती के मन में कोई विशेष उल्लास नहीं था। सब शुभ तो है, तुमसे कुछ बातें करनी है सत्या। शांतनु सत्यवती के कक्ष की ओर बढ़ चले। महत्वपूर्ण बात है, इसलिए चाहूंगा कि पूर्ण एकांत हो, दासियों को भी हटा दो। सत्यवती ने उनके पीछे कक्ष में प्रवेश किया और कपाट भिड़ा दिए। क्या बात है महाराज? और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसने स्वयं ही कहा, क्या आप तक भी सूचना पहुंचा दी गई? सत्यवती पलंग पर लेट गए, शांतनु के पास आकर बैठ गई। तो क्या सत्यवती भी जानती है? शांतनु ने मन ही मन सोचा, किंतु पूछा, कौन सी सूचना?
जिसे सुनकर इस समय आप यहाँ चले आए हैं। शांतनु को लगा सत्यवती का स्वर कुछ ऊंचा ही नहीं अशिष्ट भी हो गया है, पर उनका मन कह रहा था कि सत्यवती का यह व्यवहार भीष्म के वानप्रस्थ के कारण नहीं हो सकता। क्या हुआ सत्या? शांतनु का स्वर अनपेक्षित रूप से शांत था। तुम कुछ क्षुब्ध लग रही हो। आपको मंत्री विष्णुदत्त ने कुछ नहीं कहा? नहीं तो। और शांतनु मन ही मन चकित होते हुए सोच रहे थे कि विष्णुदत्त से संबंधित ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण सत्यवती इतनी क्रुद्ध है। और विष्णुदत्त ने न केवल उसकी चर्चा ही नहीं की, उल्टे वह शांतनु के स्वास्थ्य के विषय में अपनी चिंता प्रकट करता रहा। आज युवराज भ्रमण के लिए गए थे। कौन? शांतनु अनायास ही पूछ बैठे। भ्रमण के लिए कौन गया? वह सोच रहे थे। भीष्म तो गंगा तट पर कुटिया बनाए बैठा है। युवराज चित्रांगद, सत्यवती ने एक एक शब्द बलपूर्वक कहा। ओह, यह उस 10 बरस के छोकरे की चर्चा भी नाम से नहीं, युवराज पद से करती है। जैसे हर क्षण अपने आप को भी याद दिलाती रहती है और उन्हें भी कि युवराज भीष्म नहीं चित्रांगद है। लगता है अभी भी उसे आठों प्रहर एक ही आशंका खाए जा रही है कि भीष्म चित्रांगद से उसका युवराज पद छीन न ले। तो क्या हुआ? शांतनु ने पूछा। चित्रांगद का भ्रमण करने जाना कोई ऐसी घटना तो नहीं जिसकी सूचना राजा को अवश्य दी जाए? एक वाटिका के बाहर जाकर सारथी ने रथ रोक दिया। युवराज ने कारण पूछा तो सारथी ने बताया कि यह राज उद्यान है, भीतर पदाती ही जा सकता है, रथ के लिए मार्ग नहीं है। युवराज ने उनसे कहा कि राज उद्यान उनकी निजी संपत्ति है। यदि वह चाहते हैं कि रथ भीतर जाए तो सारथी का कर्तव्य है कि वह रथ को भीतर ले जाए, किंतु सारथी ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। उसे इस अपराध के लिए दंडित करने हेतु युवराज ने उसे कसा से पीटा। शांतनु को लगा कसा सारथी की पीठ पर नहीं, उनकी पीठ पर पड़ा हो। 10 वर्षों का यह उद्दंड छोकरा अपने आप को युवराज समझता है, इसलिए वह जिस को अपराधी मानकर दंडित करने के लिए कसा से पीटता है। ये सारथी, परिचारक तथा अन्य राज कर्मचारी वय में उससे बहुत बड़े हैं। वह राज परिवार की मर्यादा और प्रासाद के विधि विधान को जानते हैं। उनका दायित्व है कि वे राजकुमार को राजकुल की मर्यादा से परिचित कराएं, और इस शिक्षा के लिए अनुग्रहित होने के स्थान पर वह उनको दंडित करता है। यह शील शिष्टाचार सिखाया है सत्यवती द्वारा नियुक्त अध्यापकों और आचार्यों ने उसे। किंतु अपने मन के बवंडर को उन्होंने अपने तक ही रोके रखा। पूछा, फिर क्या हुआ? होना क्या था? सत्यवती बोली, कुछ होता इससे पहले ही आपका वह बूढ़ा विष्णुदत्त वहां पहुंचा और इस प्रकार पूछताछ करने लगा जैसे वह युवराज से भी अधिक अधिकार संपन्न कोई राज कर्मचारी हो। युवराज ने उसे बताया कि सारथी उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तो सारथी को प्रताड़ित करने के स्थान पर आपका वह विष्णुदत्त युवराज को ही समझाने लगा कि सारथी ठीक कह रहा है। राज उद्यान के भीतर रथ ले जाने का नियम नहीं है। युवराज को क्रोध तो बहुत आया, किंतु मंत्री की वृद्धावस्था का विचार कर उन्होंने उस पर कसा का प्रहार नहीं किया। अपने नन्हे से हाथ का एक चाटा भर मार कर वे यह कहकर लौट आए कि वह महाराज के सम्मुख मंत्री और सारथी पर अभियोग प्रस्तुत करेंगे। सहसा शांतनु के मन में सत्यवती के लिए दया उमड़ आई। यह बेचारी अपने पुत्र की ममता और उसके युवराजत्व के महत्व से ऐसी त्रस्त है कि उसका विवेक जैसे मर ही गया है। वह समझ नहीं पा रही कि उन तीनों में अपराधी यदि कोई है तो स्वयं चित्रांगद है। दंड मिलना चाहिए तो चित्रांगद को ही मिलना चाहिए। 10 वर्षों का यह छोकरा अपने युवराजत्व से ही इतना मदांध हो गया है कि वह अपने अधिकार की कोई सीमा ही नहीं समझता, नियम मर्यादा और धर्म को भी नहीं समझता। कल जब यह मदांध राजकुमार राजा के रूप में हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा तो इसका अहंकार आज की तुलना में कहीं अधिक स्फीत हो चुका होगा। तो क्या वह राजसभा में बैठा अपने हाथों राजदंड से लोगों को पीटा करेगा? क्या वह इस बात को समझ पाएगा कि वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति अपने ही पाप को भोगता है, किंतु राजा का पाप शतगुणित होकर लौटकर फिर उसी पर पड़ता है। शांतनु को चुप देख सत्यवती पुनः बोली, क्या विष्णुदत्त ने आपसे चर्चा की? नहीं, शांतनु बोले, किंतु तुम्हें चित्रांगद को समझाना चाहिए कि राजकुमारों की भी कोई मर्यादा होती है। सत्यवती की आंखें आश्चर्य और क्रोध से फैल गई। वह अवाक बैठी शांतनु को देखती रही। शांतनु के मन में आया कि कहें युवराज की माँ की भी मर्यादा होती है, पर उन्होंने कहा नहीं। उठकर चुपचाप कक्ष से बाहर चले गए। अब भीष्म की चर्चा व्यर्थ थी।